आज कौन सा टॉपिक शुरू करना है अपन ने? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। वेरी गुड, एकदम सही समझे। आज हम लोग सॉलिड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इजी सा चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब सॉलिड के बाद से जो भी चैप्टर है ना, जैसे सॉलिड, थर्मो, केटीजी, वेव्स, यहाँ से जो सवाल आएंगे वो सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। मतलब ज्यादा सवालों में ट्रिक आती नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और इजी टू डू होते हैं, है ना। यहाँ से गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आज थोड़ा हेल्थ में रिकवरी है। तो हमारा टॉपिक है आज का स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ेंगे थोड़ा देखते हैं। इलास्टिसिटी की इलास्टिसिटी क्या होती है, उसके बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन की कितने तरीके के स्ट्रेस होते हैं किसी ऑब्जेक्ट में, किसी कितने तरीके की स्ट्रेन हो सकती है। ठीक है, उसके बाद मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसमें हुक्स लॉ और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का ग्राफ आता है। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो पढ़ेंगे। उसके बाद जो पॉइजन रेशो है ये डिलीट हो चुका है, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो पॉइजन रेशो नहीं पढ़ना है, याद रखना। ठीक है, तो पॉइजन रेशो नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, कनेक्ट ही नहीं करा, तो पॉइजन रेशो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। एक सेकंड जाओ, मेरे को टैब कनेक्ट करना है। इलास्टिसिटी क्या होती है, कोई बताएगा? इलास्टिसिटी क्या होती है? तो देखो, इलास्टिसिटी क्या है, अगर किसी भी बॉडी को स्ट्रेच करते हो, अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेच कर रहे हो, अगर वो बॉडी वापस अपनी शेप में आ जाती है कंप्लीटली, अगर फोर्स को रिमूव करने के बाद, तो वो बॉडी कैसी होती है? कंप्लीटली इलास्टिक बॉडी है ना। अगर वो बॉडी डिफॉर्म हो जाती है, जैसे कि रबड़ को खींचोगे, तो एक स्टॉप के बाद जो रबड़ है वो क्या हो जाती है? स्ट्रेच हो जाती है, पूरी खिंच जाती है, कुछ ना कुछ डिफॉर्मिंग फोर्स उसमें रह गया, है ना। तो बॉडी कंप्लीटली अपनी शेप को रीगेन नहीं कर पाई। तो इसलिए जो बॉडी कंप्लीटली रीगेन नहीं कर पाती वो इलास्टिक बॉडी नहीं होती। तो इलास्टिक बॉडी के लिए क्या है, 100% अपनी शेप को रीगेन करना इज नेसेसरी। पर वो रीगेन कब तक होता है? एक लिमिट तक ही होता है। अगर उस लिमिट के बाद फोर्स लगाओगे तो बॉडी जो है 100% वापस अपनी शेप में नहीं आती है। तो वो हम थोड़ा कर्व में देखेंगे कब कितना स्ट्रेस लगाना है। ठीक है, तो ये इलास्टिसिटी हो गया। प्लास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी का उल्टा हो गया प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होती है? कि बॉडी अपनी ओरिजिनल जो उसकी शेप है उस पे नहीं आती ना। हाँ, कभी भी अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगी, है ना। तो ये एग्जाम्पल है प्लास्टिसिटी का। कोई एग्जाम्पल दो प्लास्टिसिटी का। रबर। और तो देखो, सवाल क्या है, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, ट्रू और फॉल्स? कौन ज्यादा इलास्टिक है? भाई स्टील ज्यादा इलास्टिक है। क्यों स्टील। स्टील इलास्टिक है? इसमें आप स्टील पर फोर्स लगाते रहोगे, पर स्टील पर जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो इतनी जल्दी नहीं आता है ना। स्टील तुमने नहीं देखा होगा, इतनी इजीली स्ट्रेच हो जाता है ना। तो स्टील क्या है, स्टील एज कम्पेयर टू रबर ज्यादा इलास्टिक है। और रबर क्या है, रबर को ज्यादातर प्लास्टिक की कैटेगरी में ही रखा जाता है। ठीक है, तो रबर इज मोर इलास्टिक देन द रबर। अब देखो, इलास्टिक प्लास्टिक पढ़ लिया। प्लास्टिक के मोर एग्जांपल तुम्हारी क्ले हो गई, रबड़ हो गई, मिका हो गया। इलास्टिक बॉडीज के एग्जांपल स्टील हो गया, क्वार्ट्ज होगा ये। ठीक है, स्टील एंड क्वार्ट्ज आर द एग्जांपल ऑफ इलास्टिक बॉडीज।
तो ये तुम्हारे बॉडीज के एग्जांपल। मैम मिका क्या होता है? मिका भी एक एलिमेंट ही है मिका। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस देखो, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या होगा, मान लो तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। होता क्या है, इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की अगर बात करूं तो उनके बीच के जो फोर्सेस होते हैं किससे शो करे जाते हैं? स्प्रिंग फोर्स से। कि भाई जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो किसकी तरह है? थोड़ा थोड़ा स्प्रिंग फोर्स की तरह है ना, स्प्रिंग की तरह है। ये आपस में स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। ये जो फोर्स है, ये मॉलिक्यूल्स है आपस में स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। अब मान लो अब तुम इस पूरे मॉलिक्यूल पे को पकड़ के एफ फोर्स से, एक्सटर्नल फोर्स से खींचोगे, मतलब आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करी, ठीक है, आपने अप्लाई करी। अब ये स्प्रिंग फोर्स है, तो स्प्रिंग फोर्स की टेंडेंसी क्या होती है भाई? अपने अपोजिट में फोर्स लगाती है, रीस्टोरिंग यस फोर्स। मैम। तो ये एफ आर क्या लगाया उसने? रीस्टोरिंग फोर्स लगाया, ठीक है। अब जो ये रीस्टोरिंग फोर्स है ना, इसी को ही क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। स्ट्रेस। स्ट्रेस कई बार मिसअंडरस्टूड किया जाता है कि जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है अपॉन एरिया, नहीं। एक्चुअली में स्ट्रेस क्या होता है, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, अब जो इंटरमोलिकुलर मॉलिक्यूल्स हैं, हमें पता है वो स्प्रिंग के, जो उनके बीच में जो फोर्स होती है वो मानी जाती है कि ये पार्टिकल्स जो है स्प्रिंग की तरह अटैच है। तो स्प्रिंग के फॉर्म में अटैच है, तो उनका फोर्स क्या लगेगा? रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, एफ आर। तो उन्होंने अपोजिट डायरेक्शन में एफ आर का फोर्स लगाया। अब देख ये वाली अब अगर ये वाली स्प्रिंग, अगर मैं इसको सिंपल एक तरीके से बनाती हूँ, दो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इस तरीके से सिर्फ, अगर ये इसको एफ एक्सटर्नल से पकड़ के खींचा तो एफ आर कहाँ पे लगेगा? अंदर की तरफ, ठीक है, ये एफ आर लगा। यस मैम। अब ये देख, ये वाली स्ट्रिंग कंप्रेस होना चाहेगी, तो ये मॉलिक्यूल किधर फोर्स लगाएगा? इधर की तरफ, एफ आर। हेलो, क्लास में हूँ। ठीक है, ठीक है। तो क्या है, तो देखो क्या हुआ, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया इधर से, तो एफ आर फोर्स अंदर की तरफ लगा, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब ये देखो तुम, यहाँ पर जो स्ट्रिंग अटैच होगी भाई, वो ये एफ आर जो रीस्टोरिंग फोर्स है, ये स्प्रिंग को कंप्रेस करना चाहेगा, पर स्प्रिंग कंप्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो अपनी नेचुरल लेंथ पे रहना चाहती है। तो वो अपना एफ आर फोर्स कहाँ लगाएगी? इधर की तरफ, हाँ या ना? यस मैम। तो ये एफ आर फोर्स इधर की तरफ लगेगा। तो अगर मैं दूसरे एंड की बात करूं, इसको सिर्फ इतना ही बनाओ, अभी एक एंड की बात करते हैं। देखना, जो समझाना चाह रही हूँ ना, अगर वो समझ में आ गया तो रीस्टोरिंग इसमें स्ट्रेस के सवालों में कभी गड़बड़ नहीं होगी। तो एफ आर, एक यहाँ पर फोर्स लगा एफ आर का, और एक एफ आर का फोर्स यहाँ लगा। अगर एक बात बताओ, ये एफ आर का फोर्स, अगर मैं ए पॉइंट की तरफ बात करूं, ए पॉइंट की तरफ एफ आर इधर लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है? एफ एक्सटर्नल इधर इस यस डायरेक्शन में मैम। लग रहा होगा, इस तरीके से, यस मैम। इस तरीके से लग रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है, जब भी बॉडी में स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है ना, तो हमें फोर्स दोनों डायरेक्शंस में लगाने होते हैं। मतलब कि जो फोर्स लगेगा वो ऐसा, तुम्हें सवाल में एक ही तरफ दिखेगा, मतलब सवाल में, क्वेश्चंस में कहीं भी दिखेगा, वो एक ही तरफ बताएंगे कि फोर्स हमने एक तरफ लगाया, बॉडी में स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ। तो मैं ऑटोमेटिकली ये बेसिक पता होना चाहिए कि किस तरीके से रीस्टोरिंग फोर्स वर्क करता है। तो कैसे वर्क करता है भाई? एक तरफ एफ आर इस डायरेक्शन में लगेगा, एफ आर एक तरफ उस डायरेक्शन में लगेगा। तो एफ आर जब लेफ्ट ए पॉइंट पे राइट की तरफ लग रहा है, इसका मतलब क्या है, इधर ए पॉइंट पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही होगी भाई, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो सारे ही खींच रहे हैं ना, ए यस पॉइंट, मैम। ये वाला जो पॉइंट है बी पॉइंट, बी पॉइंट से पकड़ के तुमने एफ एक्सटर्नल लगाया। अब फोर्स तो एफ एक्सटर्नल सारे फोर्सेस पे लग रही है, बट ए पॉइंट पे वो एक्सटर्नल फोर्स किधर एक्ट कर रही है? अपोजिट टुवर्ड्स, में। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो तभी क्या होता है, बॉडी में क्या प्रोड्यूस होती है? स्ट्रेस। अच्छा एक बात स्ट्रेस। बताओ, अगर ए पे भी, अच्छा एक बात बताओ, अगर ए पे भी फोर्स की डायरेक्शन देखो, अगर बी पॉइंट को पकड़ के इधर खींच रहे हो और ए पॉइंट भी इधर की तरफ ही खींचे, तो क्या स्ट्रेस आएगा? नो मैम। स्ट्रेस नहीं आएगा ना। स्ट्रेस कब आएगा? जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो इसीलिए यस ये मैम। हमें अपने माइंड में सोच के चलना है, स्ट्रेस तभी आएगा जब अपोजिट डायरेक्शन में किसी बॉडी को पकड़ के खींचोगे। तो स्ट्रेस को कभी भी एक्सटर्नल फोर्स से मिसअंडरस्टूड मत करना। किसी एक इंस्टेंट पे क्या होता है, तुम्हारी जो एक्सटर्नल फोर्स है वो रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर हो जाती है, ठीक है। वही क्या है तुम्हारा
स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस। अगर अब इसी रिस्टोरिंग फोर्स को पर यूनिट एरिया पे कैलकुलेट कर लें, ये जो एफ आर आया है रिस्टोरिंग फोर्स, इसको पर यूनिट एरिया के लिए निकाल लो, यही मेरा फॉर्मूला हो जाता है स्ट्रेस। ठीक है, तो एफ आर अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू स्ट्रेस, तो ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो स्ट्रेस कितनी तरीके की होती है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गई, दूसरी Yes, ma'am. वॉल्यूमेट्रिक हो गई, तीसरी Volume shear शियर स्ट्रेस। अब पहला है लॉन्गिट्यूडनल, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कैसे length. किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हो, ऐसे, है ना, जैसे हाथ Yes, में ma'am. पेंसिल पेन ले लो और उसको ऐसे पकड़ के खींचने लगो, तो ये इस तरीके का जो स्ट्रेस है, ये कैसा स्ट्रेस है, Longitudinal. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है। अच्छा, इस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से कौन, अब देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो तुम इस Tensile. पेंसिल को पकड़ के खींच ऐसे पुल कर सकते हो, या किसी Yes, चीज ma'am. को कंप्रेस कर सकते हो, तो कंप्रेस में दोनों फोर्सेस अंदर की तरफ हो जाएंगे, पर Yes, डायरेक्शन ma'am. अभी भी अपोजिट है। देखो फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट रहेंगी, ये इधर की तरफ लग रहा है और ये इधर की तरफ, ये बाहर की तरफ लेफ्ट और ये इधर की तरफ, इस तरीके से तभी स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी। तो यानी Yes, ma'am. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दोनों तरीके की हो सकती है, कंप्रेसिव और एक्सपेंशन दोनों, जिसमें एक्सपेंशन होगा उसे बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, दूसरे को कंप्रेसिव। Compressive. अच्छा, ओके, अब देखो स्ट्रेस की वजह से क्या आता है बॉडी में, स्ट्रेस की वजह से आएगा क्या, स्ट्रेन, क्या Recharge. आता है, स्ट्रेन आता है। भाई स्ट्रेन क्या है, व्हाट इज स्ट्रेन, स्ट्रेस तो पढ़ लिया, अब ये स्ट्रेन क्या है, एक टर्म होती है स्ट्रेस और एक होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है, कोई बताएगा व्हाट इज स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है बच्चों? देखो तुमने जब किसी बॉडी में स्ट्रेस दिया, यानी किसी बॉडी पे स्ट्रेस लग रहा है, उस बॉडी के डायमेंशंस में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? Yes, ma'am. हाँ, तो उस स्ट्रेस की वजह से बॉडी पर क्या चेंज आया, उस बॉडी के डायमेंशंस में क्या चेंज आया, वही क्या है, स्ट्रेन है, वही क्या है, स्ट्रेन। अब एक बात बताओ, तुमने लॉन्गिट्यूडनल अगर स्ट्रेस लगाया है, मतलब कि तुमने बॉडी को लेंथ से स्ट्रेस दिया है, लेंथ से, तो बॉडी में जो चेंज आएगा वो भी किस में आएगा, लेंथ में। Length, right. तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है वो कैसा स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। Strain. तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ वो भी लॉन्गिट्यूडनल ही हुआ। मतलब कि अब स्ट्रेन क्या होगा, कि मान लो तुम्हारा जो इनिशियली किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ था वो इनिशियली एल था, ठीक है, अब स्ट्रेस लगने के कारण इसमें कुछ चेंज आ गया इसकी लेंथ में, सपोज कर लेते हैं डेल एल, ठीक है, तो स्ट्रेन कितना हो जाएगा बच्चों, कि Del बॉडी L की upon L. लेंथ में कितना चेंज आया है, तो कैसे निकालेंगे भाई Change. चेंज, डेल एल Change in अपॉन dimension. इनिशियल लेंथ, Yes, ma'am. तो डेल एल बाय इनिशियल लेंथ ये बॉडी का स्ट्रेन है। अब स्ट्रेन क्वांटिटी देखो कैसी है, डायमेंशनलेस, कैसी क्वांटिटी है, Dimensionless. क्योंकि दोनों लेंथ लेंथ है, तो स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस Yes, ma'am. क्वांटिटी, ये स्ट्रेन हो गया। और ये तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गया, कि भाई स्ट्रेस अगर लेंथ से पकड़ के खींच रहे हो, पुल कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, और उसके कारण स्ट्रेन आया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब इस इन दोनों की वजह से एक आता है भाई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अभी देखो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, Longitudinal stress upon longitudinal strain. देखो ये तो ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी तीन तरीके के होते हैं, ठीक है, वो भी जितने स्ट्रेस है सबके कॉरेस्पॉन्डिंग एक स्ट्रेन है, और सबके कॉरेस्पॉन्डिंग एक मॉड्यूलस की वैल्यू है, सबके कॉरेस्पॉन्डिंग। देखो जैसे यहाँ पे देखो, देखो ये देखो स्ट्रेस कितने हैं मेरे पास, तीन, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक, शेयर। इन तीनों स्ट्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग एक एक स्ट्रेन आता है, ठीक है, इन तीनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एक स्ट्रेन आएगा।
और इन स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग एक एक इलास्टिसिटी का मॉडुलस आएगा, ठीक है। तो इन सबके कॉरस्पॉन्डिंग एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा, तो यानी 3 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक है। अब ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो इसमें आता है उसे नाम देते हैं हम यंग्स मॉडुलस। क्या नाम देते हैं? यंग्स मॉडुलस। क्या नाम है? यंग्स मॉडुलस, जिसे किससे डिनोट करते हैं? वाई से। किससे? वाई से, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के लिए कौन सा मॉडुलस लगाते हैं? यंग्स मॉडुलस। कौन सा? यंग्स मॉडुलस। हाँ, तो इसके लिए लगता है यंग्स यंग्स मॉडुलस। मॉडुलस। अब यंग मॉडुलस के लिए क्या करोगे? देखो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा? यंग्स मॉडुलस। देखो यहां से अच्छा, एक चीज बताओ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किस किस चीज पे डिपेंड कर सकता है? बताओ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किस चीज पे डिपेंड कर सकता है? लेंथ, हम्म? लेंथ, एरिया। पक्का? चेंज इन लेंथ। यस मैम। ये फॉर्मूला बेस्ड मत देखो, रेजिस्टेंस वी अपॉन आई होता है, पर जरूरी नहीं है वी और आई, रेजिस्टेंस वी और आई पे डिपेंड करे, नहीं करता ना, उस पे इंडिपेंडेंट होता है। हम्म। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? सुनो मेरी बात ध्यान से। ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, ये हर एक बॉडी की प्रॉपर्टी है। क्या है? हर बॉडी की प्रॉपर्टी है। तो ये हर बॉडी के लिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी? अलग। जैसे मैं मान लो मैं तुमसे बोल रही हूँ ये स्टील है, तो इस स्टील के लिए यंग मॉडुलस की प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या रहेगी? अलग। अगर कॉपर दे दिया, उस कॉपर के लिए यंग्स मॉडुलस की वैल्यू क्या रहेगी? अलग। सुन रहे हो? तो यंग्स मॉडुलस क्या है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है हर एक मटेरियल की, ठीक है। तो किस किस पर डिपेंड करेगी? एक तो नेचर ऑफ मटेरियल, दूसरा टेम्परेचर, ठीक है, और किस पे डिपेंड करेगी? लिख लो ये चीजें जो बता रही हूँ। तुमने बोला है लेंथ, चेंज इन लेंथ, फोर्स, इस पर डिपेंड नहीं करेगी। सिर्फ क्या है? हर मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी है, उस पर डिपेंड करेगी। यानी यंग्स मॉडुलस डिपेंड करेगा नेचर पे, और टेम्परेचर, और तीसरा प्रेशर, ठीक है, इन नेचर ऑफ मटेरियल। इन तीनों चीज पे तुम्हारा क्या डिपेंड करता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब तो नहीं कहोगे कि लेंथ पे डिपेंड करता है? नो मैम। हाँ, वेरी गुड, ओके। तो अब हमें क्या करना है? अब कोई भी मॉडुलस निकालना होता है तो क्या करते हैं भाई? डिवाइड कर दिया तुमने, y इक्वल्स टू किसके बराबर आया? देखो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो जो भी स्ट्रेस की फॉर्मूला था, क्या है भाई? स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था? क्या था स्ट्रेस का फॉर्मूला? फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था? चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। तो यस इसको थोड़ा अरेंज कर लोगे तो ये जो एल है वो थोड़ा वो ऊपर चला जाएगा, और ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये जो एफ परपेंडिकुलर है, इसे देख के घबराना नहीं। इसका मतलब क्या है? कि फोर्स एरिया के कैसा लगा है? परपेंडिकुलर। भाई देखो, यस मैम। लेंथ के अलोंग है ना, फोर्स लेंथ के अलोंग लगा है, तो एरिया के कैसे हो गया? परपेंडिकुलर। या तो कह दो कि लेंथ के अलोंग है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ही वही है कि फोर्स इज अलोंग द लेंथ, और परपेंडिकुलर किसके हो गया? एरिया। क्लियर है इतना? तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल का स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किन किन चीजों पर डिपेंड करता है वो पढ़ लिया। अब आता है वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक मतलब क्या है? कि किसी भी चीज को कैसे स्ट्रेस देंगे? अब की बार पूरे वॉल्यूम पे, है ना? किस पे स्ट्रेस देंगे? वॉल्यूम पे। हाँ,
अच्छा, इसका एग्जांपल दो कि पूरे वॉल्यूम पे कोई स्ट्रेस लग रही हो। बोलो। एग्जाम्पल दो। देखो तुम्हें पता है, एक कोई भी ऐसा स्ट्रेस का एग्जाम्पल कि हर बॉडी पर बराबर बराबर फोर्स लग रही हो। तुम्हारे जैसे कि देखो एक बात बताओ, अभी तुम बैठे हुए हो, प्रेशर तुम्हारे ऊपर बराबर बराबर फोर्स लगा रहा है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक, हाँ, पानी के अंदर थोड़ी हो। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी ठीक है, बट वो हाइट के हिसाब से चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो अभी जैसे तुम बैठे हुए हो, अभी तुम पे कौन फोर्स लगा रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वो तुम्हारे हाथ पैर सर, तो ये बराबर बराबर फोर्स लगा रहा है ना। यस मैम। बराबर बराबर फोर्स लग रहा है हर कहीं पे। तो जहां पर फोर्स हर एरिया पे बराबर लगे और पूरे वॉल्यूम पे लगे, उसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। क्या बोलेंगे? वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। स्ट्रेस। हाँ, वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होगा कि भाई फोर्स जो है एक साथ लगी। जैसे बॉल है, बॉल को पकड़ के जब हाथ से आप प्रेस करते हो, तो वो कैसे, कौन से वाले स्ट्रेस का एग्जांपल है? वॉल्यूमेट्रिक। कि वॉल्यूम। बॉल को मैंने कंप्रेस कर दिया, कि बॉल को मैंने कंप्रेस कर दिया वॉल्यूमेट्रिक, पूरे पूरे अकॉर्डिंग। तो ये क्या हुआ? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो गया, फोर्स बाय एरिया। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर स्ट्रेस कौन सा यूज हुआ? वॉल्यूमेट्रिक। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का फॉर्मूला हमारे पास वही है, वही फोर्स बाय एरिया। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा स्ट्रेस का। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया। अच्छा, अब यहाँ पर स्ट्रेन मुझे बताओ, स्ट्रेन लेंथ में आएगा कि वॉल्यूम में? वॉल्यूम। वेरी गुड। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम। अच्छा, अब ये बताओ, ये फोर्स अपॉन एरिया है, ये कैसा फोर्स अपॉन एरिया? इसको प्रेशर मान सकती हूँ। कई बार इसको क्या लिख देते हैं? प्रेशर भी लिख देते हैं इस वाले यस। स्ट्रेस को। क्यों लिख देते हैं? क्योंकि ये वॉल्यूमेट्रिकली लग रहा है ना, इसलिए इसको हम कई बार डेल पी भी लिख देते हैं। अच्छा, अब देखो स्ट्रेस स्ट्रेन। अब यहाँ पर कौन सा मॉड्यूलस यूज होगा? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में से कौन सा यूज होगा? तो यहाँ यूज होता है बच्चों बल्क मॉड्यूलस। कौन बल्क सा? मॉड्यूलस। हाँ, वॉल्यूम के लिए आता है बल्क मॉड्यूलस। अब बल्क मॉड्यूलस देखो, अब जितने भी, एक मेरी बात सुनो, इलास्टिसिटी जो मॉड्यूलस है ना, ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब जो जॉन सा स्ट्रेस, सॉरी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, आई एम सॉरी, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो आपके पास जो जो स्ट्रेस है वो वाला स्ट्रेस और उसी का स्ट्रेन। जैसे अगर मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल का ही स्ट्रेन, तो यंग्स मॉड्यूलस। अगर तो यंग मॉड्यूलस बन गया। अगर अब मेरे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है तो कौन सा मॉड्यूलस बनेगा? बल्क मॉड्यूलस। तो दूसरा मॉड्यूलस क्या है? बल्क। तो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या बनेगा? बनाओ। ये रहा। तो ये रहा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को क्या लिख देते हैं? डेल पी। प्रेशर का चेंज भी लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं, कोई बताएगा? मैम क्योंकि बल्क मॉड्यूलस फोर्स अपॉन एरिया वॉल्यूमेट्रिक। और हर पॉइंट पे लग रहा है ना। तो बल्क मॉड्यूलस को डेल पी लिख दिया। भाई देखो, स्ट्रेस को क्या लिख देते हैं? डेल पी। तो स्ट्रेस को डेल पी लिख दिया अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? डेल वी बाय वी। तो ये क्या है? बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, हाँ, बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला डेल पी अपॉन डेल वी बाय वी। फॉर्मूला हो गया। नेगेटिव साइन क्यों लगाया है? देखो, यहाँ पर जो वॉल्यूम का चेंज है ये कैसा है? डिक्रीज। नेगेटिव चेंज है ना। तो डेल वी, क्योंकि भाई हमारा वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, डेल वी नेगेटिव है। बट मेरा स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, तो इसलिए इसको पॉजिटिव करने के लिए आगे एक नेगेटिव साइन लगा दिया। ठीक है, तो ये बन गया बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला, डेल पी अपॉन डेल वी बाय वी। माइनस साइन ना भी लगाओ तो याद रखना बी को हमेशा पॉजिटिव में ही लेके आना है। ओके, अब देखो
बल्क मॉड्यूलस किस चीज पे डिपेंड करेगा ये बताओ, किस पे डिपेंड करेगा? पहला टेम्परेचर, किस पे? टेम्परेचर अच्छा, और बताओ दूसरा, और किस पे? प्रेशर बल्क मॉड्यूलस। देखो बताओ, तुम्हारे अकॉर्डिंग किस किस पे बल्क मॉड्यूलस डिपेंड करना चाहिए? टेम्परेचर पे तो करेगा ही करेगा, और मैम प्रेशर प्रेशर पे करेगा? प्रेशर पे तो नहीं करना चाहिए। नहीं करेगा, प्रेशर पर नहीं करेगा, सही है। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, किस फ्लूइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी, जैसे मान लो किसी फ्लूइड को अगर कंप्रेस कर रहे हो या किसी पे, तो दूसरा डिपेंड करेगा किस हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं, किस लिक्विड की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा यानी नेचर ऑफ फ्लूइड या लिक्विड। और डायरेक्ट बोले तो इसको आप बोल सकते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका नाम सुना है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है बच्चों? कंपेयर करते हैं ना भाई, किसी भी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? डेंसिटी का कंपैरिजन करते हैं। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को अगर वाटर के साथ कंपेयर करते हैं तो वो क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या होती है? जैसे भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? अगर केजी में लिखते हैं तो 10 टू द पावर 3 होती है, ठीक है। और अगर ग्राम्स में लिखूंगी तो सिर्फ 10 होती है, ठीक है। तो अब ये क्या है? वाटर डेंसिटी। अब मुझे किसी भी चीज की लिखनी है, या मान लो ब्लड की लिखनी है या फिर किसी और लिक्विड की लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो भी फ्लूइड है, डिवाइड कर दो बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर से क्या कर दो? डिवाइड। तो ये क्या दे देगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या दे देगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो देखो किस किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर, दूसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी नेचर ऑफ फ्लूइड पे। क्लियर है बल्क मॉड्यूलस की डिपेंडेंसी? यस मैम हाँ, तो मेजर तो यही है भाई, मेजर तो यही डिपेंड कर रहा है। मुझे यहाँ पर प्रेशर नहीं दिख रहा है कहीं पे, ठीक है। अभी तो प्रेशर मत पढ़ो, यही दो चीज रखो, ठीक है। अब देखो बल्क, एक चीज आती है कंप्रेसिबिलिटी। मैंने तुम्हें 3 चीज बता दी, बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, और स्ट्रेस स्ट्रेन ये बता दिया, फॉर्मूला बता दिया। देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे रखा, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला हो गया। अब एक आता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी को के से डिनोट करते हैं, जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। यस मैम। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। अब देखो, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट को कितना कंप्रेस करा जा सकता है। अच्छा, अब एक बात बताओ, सॉलिड को ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो कि गैस को? गैस यस तो गैस को देखो ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है? कंप्रेसिबिलिटी है जो गैस की वो सबसे ज्यादा है, फिर लिक्विड की, और सबसे कम किसकी है? सॉलिड की। तो हम सबसे ज्यादा किसे कंप्रेस कर सकते हैं? गैस को। अगर गैस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा है तो उसका बल्क मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? कम। सबसे कम सबसे कम। तो बल्क मॉड्यूलस गैस का क्या है? सबसे कम है। सबसे ज्यादा बल्क मॉड्यूलस किसका है? सॉलिड्स का।
ठीक है। तो बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी में इनवर्स रेशो है। तो बल्क मॉडुलस भूल जाओ तो कंप्रेसिबिलिटी तो तुम याद रख सकते हो कि भाई कौन ज्यादा कंप्रेस हो सकता है, ऑब्वियसली गैसेस। ठीक है, तो रेशो याद रखना, कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस का 1/है। तीसरा है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या होता है? शियर स्ट्रेस क्या होता है कि अब की बार हम क्या करेंगे, एरिया के अलोंग फोर्स लगाएंगे। कैसे? एरिया के अलोंग। भाई मान लो कैसे, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, इस तरीके से रखा हुआ है। अब इसमें क्या होगा, जो ये बॉक्स के नीचे वाली सरफेस है ना, इसको ये ये नहीं मूव होनी चाहिए। अगर ये मूव हो जाएगी तो फिर स्ट्रेस नहीं आ पाएगा। तो ठीक है, ये वाली एसिडिटीज रहनी चाहिए जैसे है। अब क्या होगी, अब तुमने फोर्स लगाया है एरिया के अलोंग। किसके अलोंग? एरिया के अलोंग, यानी एफ पैरेलल। पहले वाले में क्या था, लॉन्गिट्यूड में एफ परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर टू एरिया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ पैरेलल, यानी एरिया के पैरेलल फोर्स लगाया है। तो एरिया के पैरेलल फोर्स लगाओगे तो ऊपर वाली सरफेस क्या हो जाएगी, आगे की तरफ मूव कर जाएगी ना। यस मैम। तो आगे की तरफ मूव कर जाएगी। तो कुछ इस तरीके से मूव करेगी। देखो ये तो एज इट इज रहा नीचे, ये यहाँ पे एज इट इज रहा। ये सरफेस देखो मूव कर गई। अब कितनी लेंथ से मूव करी है, मैंने माना डेल एल से। ठीक है, ये डेल एल से आगे तरफ मूव कर गई। अब जो ये लेंथ है, जैसे यहाँ इस डायग्राम में देखो, ये लेंथ तो एल ही रहेगी ना। यहाँ पे देखो ये लेंथ तो एल ही रहेगी। ये वाली लेंथ मैंने मान ली कि ये लेंथ कितना मूव कर गई, एक से कितना जाएगा। ठीक है, ये देखो, तो ये वाली लेंथ तो एल ही रहेगी, इसमें चेंज आएगा क्या भाई? ये तो कोई लेंथ तो हम चेंज कर नहीं सकते। ये वाली तो एज इट इज रहेगी लेंथ एल, क्योंकि भाई ये जो लेंथ है एल, ये वही रहेगी। ये चेंज हो गई ना, ये कितने से चेंज हो गई, डेल एल से। कितने से चेंज हो गई, डेल एल से। मतलब देखो ये बॉक्स ऐसे था, है ना, आपने इसमें फोर्स लगा दिया तो ये कुछ इस तरीके से चेंज हो गई। अब ये जो ब्लॉक यहाँ था, ये वाली लेंथ यहाँ थी, ये ऐसे चली गई ना, ऐसे आ गई है, तभी तो चेंज हुआ है। तो मैंने माना जो ये लेंथ चेंज हुई है कितने से चेंज होगी, डेल एल से। और ये क्या है, एल। तो स्ट्रेस क्या, अब यहाँ पर कौन सा स्ट्रेस लगेगा, शियर स्ट्रेस, है ना। ये कैसा है, शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस में क्या होता है, जो फोर्स लगता है कैसे लगता है, पैरेलल टू एरिया। एरिया, एरिया के पैरेलल लगेगा। ठीक है, अब शियर स्ट्रेस है तो स्ट्रेन भी कौन सा लेंगे भाई, शियर। शियर। शियर स्ट्रेन। तो देखो शियर स्ट्रेन में भी जो चेंज आता है वो लेंथ में ही आएगा। तो लेंथ कितनी चेंज हुई है भाई, डेल एल बाय एल। एल। अब मान लो, मैं मान लेती हूँ कि जो ये इतना सा चेंज आया है ये फाई है, ठीक है। तो मैं अगर 10 फाई निकालू तो देखो 10 फाई किसके बराबर आएगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस मैम। तो अगर ये एंगल है तो परपेंडिकुलर सामने वाली साइड विच इज डेल एल, यस अब डेल बेस हो गया लेंथ एल। एल। तो देखो अगर मैं कहती हूँ, देखो जो चेंज आता है ना, बहुत लिटिल चेंज आता है। तो अगर तुम्हें पता है, अगर एंगल बहुत छोटा हो तो 10 फाई को क्या लिख सकते हैं, सिर्फ फाई। आई। फाई, राइट। तो यस यहाँ पे मैम। मैं लिख सकती हूँ लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन एल इज इक्वल्स टू फाई। आई। तो ये तुम्हारा क्या हो गया भाई, ये तुम्हारा स्ट्रेस, ये आ गया तुम्हारा शियर स्ट्रेन। तो स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेस आ गया। स्ट्रेस को लिखेंगे एफ पैरेलल अपॉन ए, एरिया। तो बस अब तुमने करना आ ही गया है। तो ये क्या आ गया देखो। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कौन सा यूज करेंगे इस केस में, पहले वाले केस में क्या यूज किया था, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लॉन्गिट्यूडनल में कौन सा था, यंग्स मॉड्यूलस। वेरी गुड। लॉन्गिट्यूडनल में यंग्स मॉड्यूलस था। अब बल्क मॉड्यूलस किस में था, वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक में। वॉल्यूम। तो बल्क वाला था वॉल्यूमेट्रिक में, वेरी गुड। शियरिंग में कौन सा है, इसमें आता है मॉड्यूलस ऑफ, देखो रिजिडिटी। वेरी गुड, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो यहाँ आता है तुम्हारा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जिसे जी से भी डिनोट कर देते हैं। तो देखो एफ पैरेलल, यानी पैरेलल फोर्स लगाया है,
अपॉन एरिया लेंथ बाय डेल एल, और ये तुम्हें डेल एल बाय एल मैंने बता ही दिया है, फाई के बराबर भी होता है, तो ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा स्ट्रेन पढ़ लिया। स्ट्रेन किसकी वजह से आया है? इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस की वजह से ऑब्जेक्ट में क्या चेंज आया है, वही स्ट्रेन है। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ इंपॉर्टेंट है। हुक्स लॉ क्या कहता है? देखो, विद इन द इलास्टिक लिमिट, मतलब जब तक आपने जो स्ट्रेस लगाया है इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर है, स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल रहने वाला है? स्ट्रेन के। Strain. मतलब जितना जितना स्ट्रेस लगाओगे बॉडी में उतना उतना ही डायरेक्टली स्ट्रेन बढ़ेगा। मतलब sir. इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करने जाऊं तो डायरेक्टली ग्राफ आएगा, है ना, Straight line. मतलब क्योंकि डायरेक्टली बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के जो कांस्टेंट लगाते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ई जो आया है यहाँ पर, इसी ई को बोला गया है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वही स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो अभी पढ़ के आ चुके हैं। तो मॉडुलस ऑफ अच्छा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के डायमेंशंस किसके बराबर रहेंगे? Stress के बराबर रहेंगे. स्ट्रेस के किसके बराबर है? Newton per meter square. हाँ, प्रेशर के। प्रेशर कल फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के जो डायमेंशंस है वो प्रेशर के बराबर है, और स्ट्रेस के भी प्रेशर के बराबर। तो मतलब इन तीनों के डायमेंशन सेम है, प्रेशर, स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कई बार सवाल भी आ जाता है इनमें से किसके सेम सेम है डायमेंशन। तो ये हो गया। अच्छा, ध्यान रहे हुक्स लॉ इलास्टिक लिमिट के अंदर ही फॉलो होता है। अगर एक लिमिट के बाहर जाके स्ट्रेस लगाते हो तो हुक्स लॉ फॉलो नहीं करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके लिए आता है हमारे पास ये ग्राफ, स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व। Strain curve. ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं सही कर देती हूँ। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। ठीक है, क्या कह रहा है बताओगे जरा? यहाँ पे देखो, एक तो ए पॉइंट दिया है, एक बी पॉइंट है, एक सी, एक डी और एक ई। ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं, क्या कह रहे हैं ये पॉइंट? देखो, ए पॉइंट कह रहा है प्रोपोर्शनल लिमिट। ए पॉइंट क्या कह रहा है? ए इज द प्रोपोर्शनल लिमिट। Proportional. प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब क्या है? कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली Proportional. proportional. प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी यहां तक अगर स्ट्रेस लगेगा तो ऑब्जेक्ट के पास जो टेंडेंसी है, पूरी टेंडेंसी है रीगेन करने की, और स्ट्रेस और स्ट्रेन बराबर भी रहेगा। बी कौन सा पॉइंट है? बी को बोलते हैं यील्डिंग स्ट्रेस। ये कौन सी स्ट्रेस है? यील्डिंग स्ट्रेस। यील्डिंग स्ट्रेस मतलब अब इसके बाहर अगर फोर्स लगा दिया, अगर अभी भी टेंडेंसी है, अगर बी पॉइंट पर भी अगर तुमने ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस छोड़ दिया तो अभी भी ऑब्जेक्ट वापस देखो ओ पर अपनी जो पोजीशन है उसको रीगेन कर लेगा। यील्डिंग स्ट्रेस क्या है? कि अभी भी जो ऑब्जेक्ट है अपनी पोजीशन को रीगेन कर सकता है 100% अगर बी पर आप स्ट्रेस लगाना छोड़ देते हो तो। बट अगर बी से जस्ट ऊपर भी फोर्स लगाओगे तो बॉडी में क्या आ जाएगा? परमानेंट। Change. देखो, अब सी से प्लॉट करो ग्राफ, परमानेंट क्या आ जाएगा? डिफॉर्मेशन, ओ डैश। देखो ये बॉडी में क्या आ गया? परमानेंट डिफॉर्म। बॉडी क्या हो गई? डिफॉर्म हो गई परमानेंट के लिए। अब वो 100% गेन नहीं कर सकती। तो यील्डिंग स्ट्रेस पूछता है कि इस ग्राफ में यील्डिंग स्ट्रेस का मतलब क्या है? तो यील्डिंग स्ट्रेस का मतलब है कि अगर इस पॉइंट से ज्यादा फोर्स लगा दी तो बॉडी अपने 100% वापस नहीं आ सकती। नहीं आ सकती. तो ये यील्डिंग स्ट्रेस। ए प्रोपोर्शनल लिमिट। और अब देखो सी पॉइंट के बाद, तो अब सी पॉइंट के बाद क्या होगा? ए पॉइंट हो गया, बी हो गया। बी मतलब कि बी के बाहर जाते ही परमानेंट। सी क्या है? सी एक ऐसा पॉइंट है, उसके बाद अगर तुम लिटिल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस भी दोगे ना, बिल्कुल छोटा सा स्ट्रेस दोगे, है ना, अगर सी के बाद छोटा सा स्ट्रेस दोगे तो जो बॉडी में स्ट्रेन आएगा ना वो बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, मतलब छोटे से स्ट्रेस के लिए भी जो स्ट्रेन आएगा वो कैसा आ जाएगा? बहुत ज्यादा।
तो ये सी पॉइंट है, क्या स्ट्रेस बहुत कम बट स्ट्रेन बहुत ज्यादा, मतलब वायर एकदम से फ्लो सी कर गई। ठीक है, अब डी पॉइंट पे क्या होगा, डी क्या होगा, फ्रैक्चर पॉइंट। नहीं ई है ना फ्रैक्चर पॉइंट, तो कौन सा पॉइंट है, डी है या ई है फ्रैक्चर पॉइंट। नहीं ई है ब्रेकिंग पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, देखो ई क्या है, अब डी के बाद क्या होगा, देखो ये पॉइंट कौन सा ये नहीं मालूम, बट डी के बाद होगा क्या ये सुनो, ये बात देख कंफर्म भी कर लेते हैं कि डी कौन सा पॉइंट है, डी ब्रेकिंग पॉइंट है। ठीक है, डी इज द ब्रेकिंग पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट तो ई है, डी कौन सा पॉइंट है, ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट। ई इज द ब्रेकिंग और ई इज द फ्रैक्चर, क्या डिफरेंस है देखो, कई अब डी पॉइंट पे ब्रेकिंग पॉइंट आ चुका है वायर का, कि वायर किसी भी टाइम क्या हो सकती है, टूट सकती है, मतलब डी Yes. पॉइंट पर अब डी उसका समय आ गया है वायर का टूटने का। ठीक है, डी से थोड़ी सी भी स्ट्रेस लगाई तो बॉडी किसी भी समय टूट सकती है। अब देखो कई ऑब्जेक्ट क्या होंगे जिसमें ब्रेकिंग पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच में काफी डिस्टेंस देखने को मिलेगा। देखो डी और ई के बीच में जितना गैप देखने को मिलेगा, इसका मतलब क्या है, बॉडी फ्लो हो रही है, फ्लो होती जा रही है बट टूट नहीं रही है। मतलब क्या है, आप स्ट्रेस लगाते जा रहे हो, बॉडी क्या होती जा रही है भाई, जैसे कि वो बॉडी क्या होती जा रही है, फैलती जा रही है, फ्लो होती जा रही है पर टूट नहीं रही है ना। ऐसे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, डक्टाइल। कैसे होते हैं, डक्टाइल। डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या, जैसे गोल्ड, गोल्ड पे क्या होता है, ऐसे बोलते हैं ना, उसको आप कितना भी पीट लो वो उसका क्या बनता चला जाता है, उसकी कितनी भी पतली पतली आप वायर्स बना सकते हो। तो जिस ऑब्जेक्ट का ब्रेकिंग पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच में ये जो ग्राफ जितना बड़ा आता है, मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है, डक्टाइल है। कैसा डक्टाइल। है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि डी और ई के बीच में जो अगर ब्रेकिंग पॉइंट और फ्रैक्चरिंग पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट डक्टाइल है। और अगर ब्रेकिंग पॉइंट आते ही जस्ट ब्रेकिंग पॉइंट आया और ऑब्जेक्ट टूट गया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है, ब्रिटल है। कैसा है, ब्रिटल। ब्रिटल। मतलब ब्रिटल की वायर्स नहीं बनाई जा सकती बट डक्टाइल की वायर्स, बनाई जा सकती है। हाँ, क्योंकि भाई उनका फ्रैक्चर पॉइंट बहुत लेट आता है, आप कितनी भी पतली वायर्स बना लो। ठीक है, तो ये डिफरेंस है डी और ई पॉइंट। तो डी ई पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना। अच्छा, अब एक और होता है हमारा इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स क्या होते हैं, व्हाट इज इलास्टोमर्स। एक और आता है, डक्टाइल हो गया, ब्रिटल हो गया। डक्टाइल ब्रिटल में फ्रैक्चर और ब्रेकिंग पॉइंट में गैप आता है। अब इलास्टोमर्स बताओ, व्हाट आर इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स क्या होते हैं जल्दी बोलो, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। हम्म, कैसा ग्राफ आता है भाई, इलास्टोमर्स क्या होते हैं, देखो इलास्टोमर्स क्या होता है समझो। पॉलीमर्स। हाँ पॉलीमर्स, वेरी गुड। इलास्टोमर्स पॉलीमर्स ही है, बट कैसे पॉलीमर है कि जिसमें आप स्मॉल स्ट्रेस दोगे ना, स्मॉल स्ट्रेस पे क्या शो करेगा, लार्ज स्ट्रेन। ये भी इंपॉर्टेंट है ग्राफ में, इलास्टोमर्स भी स्मॉल स्ट्रेस पे क्या प्रोड्यूस करेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस पे लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रेन देखने को मिलेगा। बट ये क्या होगा, टूटेगा नहीं, ब्रेकिंग पॉइंट नहीं आएगा। इलास्टोमर्स टूटेंगी नहीं, ब्रेकिंग पॉइंट नहीं आएगा, विदाउट ब्रेकिंग तो स्ट्रेन आता जाएगा आप, और ये ऑब्जेक्ट जो है टूटेगा नहीं। तो किस चीज के लिए ये अच्छे गुड हो गए, तो कैसे मटेरियल है, याद रखो इलास्टोमर्स कैसे मटेरियल्स हैं, हाईली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक
मटेरियल्स हैं। और क्या कर सकते हैं? अच्छा एक बात और, क्या इलास्टोमर्स हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं? तो आंसर है नो। नो, तो इलास्टोमर्स डू नॉट फॉलो हुक्स लॉ, ठीक है, डू नॉट फॉलो हुक्स लॉ। देखो इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ग्राफ से आ सकता है, इलास्टोमर से आ सकता है, तो इलास्टोमर्स के बारे में भी थोड़ा पता लगा लो। इलास्टोमर्स कैसा ऑब्जेक्ट है? हाईली इलास्टिक है, स्मॉल स्ट्रेस पे लार्ज स्ट्रेन देता है, विदाउट ब्रेकिंग, जल्दी से ब्रेकिंग पॉइंट नहीं आता है, हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, और स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ कैसा आएगा ड्रॉ कर सकते हो इतना जानने के बाद? अब तो देखो स्ट्रेस है और यहाँ स्ट्रेन है, कैसा ग्राफ आ सकता है? स्ट्रेस बढ़ाऊंगी तो स्ट्रेन बढ़ेगा ना, तो कैसा ग्राफ आएगा? लीनियरली इंक्रीजिंग, मतलब लीनियरली नहीं है, इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा, ठीक है, लीनियर नहीं है क्योंकि लीनियर चेंज नहीं है, तो इंक्रीजिंग आएगा चेंज, ठीक है, इतना क्लियर है? तो ऐसा पोटेंशियली कर्व इसका है कि इंक्रीजिंग में ग्राफ जाएगा। क्लियर? अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूं तो इस तरीके से, स्ट्रेस ये है, ये स्ट्रेन। समझ में भी आ रहा है कि कुछ ऐसे ही हाँ हाँ कर रहे जा रहे हो? चलो ये सवाल का आंसर करो अभी। Steel is used in the construction of building and bridge. मैम ऑप्शन नंबर सी। हाँ ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है। तो स्टील क्या है? ज्यादा इलास्टिक है, इसलिए इसको बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। चलो एक बार ये वाला क्वेश्चन करो। मार्क्स जो लग रहे हैं गलत भी हो सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग करना। क्या कह रहा है कि एक मास लेस रॉड है, ठीक है, इस मास लेस रॉड से एक मास को हैंग किया गया है एम को, तो इस रॉड में कितना एलोंगेशन आएगा ये बता दो। तो लॉन्ग कितना एलोंगेशन आएगा? लॉन्गिट्यूडनली फोर्स लगाया है, तो लॉन्गिट्यूडनली निकालोगे, यंग्स मॉडुलस भी दिया हुआ है, ठीक है, तो इलोंगेशन कितना आएगा, यानी चेंज इन लेंथ डेल एल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया इंटू एल बाय डेल एल। यस यस। मैम इलॉन्गेशन का मीनिंग क्या है मैम? इलोंगेशन का मतलब है चेंज कितना आया है, फाइंड इलोंगेशन मैम लिखा है ना। हाँ, चेंज पूछा है, डेल एल। स्ट्रेच करेंगे, मैम स्ट्रेच करेंगे तभी उसी की डिफरेंस पूछ रहा है। हाँ तो मास लगाया तो है। नहीं मैम, पूछ रहा हूँ कि मतलब अगर कोई भी रॉड है, अगर हम उसे स्ट्रेच करते हैं तो उसमें जो लेंथ में चेंजेस आते हैं उसी को इलॉन्गेशन कहेंगे। हाँ, इलोंगेशन क्या है? जिस भी ऑब्जेक्ट में लेंथ में चेंज आ जाए वही उसकी लेंथ का इलोंगेशन है, ठीक है। थैंक यू मैम। इलोंगेशन मतलब उसकी लेंथ का चेंज होना, तो यही पूछा है कितना लेंथ में चेंज आएगा बताओ। तो फॉर्मूला क्या था? क्या फॉर्मूला था भाई यंग्स मॉडुलस का? फोर्स mg अपॉन l एरिया एल बाय डेल एल। तो डेल एल को उठा के उधर ले गई, तो क्या आया? एफ एल अपॉन ए वाई, ठीक है। अब यहाँ पर फोर्स चाहिए, तो कितने फोर्स से खींच रहे हो भाई नीचे? ये फोर्स कितना हो जाएगा? mg। mg mg मास, तो ये एफ को किससे रिप्लेस कर दो? mg एल अपॉन ए वाई, तो इतना एलोंगेशन आएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है। चलो एक बार देखो ये वाला सवाल करो। ये वाला क्या कह रहा है? एज शोन इन द फिगर इन एन एक्सपेरिमेंट टू द डिटरमाइन यंग्स मॉडुलस ऑफ ए वायर द एक्सटेंशन लोड कर्व इज प्लॉटेड। मतलब आपको एक्सटेंशन और लोड कर्व दिया हुआ है, तो घबराना नहीं है। एक्सटेंशन का मतलब क्या है? कितना चेंज आया है, बोले तो स्ट्रेन, ठीक है। लोड मतलब स्ट्रेस, कर्व दिया हुआ है,
ग्राफ भी दिया हुआ है इस तरीके का, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। पूछ रहा है कि वायर की अगर लेंथ 62.8 सेंटीमीटर है, डायामीटर जो है वो 4 mm है, ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस बता दो। मॉडुलस क्या आता है भाई? F अपॉन A डेल L अपॉन L। अब देख लो क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है भाई? ए द कर्व देखो, हमें लेंथ गिवन है ना, 62.8 सेंटीमीटर लेंथ गिवन है, और अगर डायामीटर गिवन है तो एरिया गिवन है ना? यस बोलो। तो मुझे लेंथ और एरिया गिवन है ना? क्या नहीं गिवन? अच्छा सॉरी, ऊपर एल आता है, यहाँ डेल एल आता है, सॉरी, हाँ, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो आपको ए और डेल एल, आपको क्या गिवन है? ए और एल, तो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, एफ अपॉन डेल एल और एल अपॉन ए। तो लेंथ गिवन है और एरिया गिवन है, राइट? अब हमें फोर्स और चेंज इन लेंथ नहीं गिवन, इसका मतलब इस ग्राफ से कुछ तो निकल रहा होगा। अब देखो ये ग्राफ कैसा है? यंग्स मॉडुलस निकल जाएगा इससे। नहीं, ग्राफ से यंग्स मॉडुलस कैसे निकलेगा? ग्राफ देखो किस चीज का है। अगर मैं ये जो एक्सटेंशन वाला ये ग्राफ है, इसको मैं यहाँ ड्रॉप कर सकती हूँ, ठीक है, यस ये यहाँ ड्रॉप कर दिया, ये एंगल 1045 है। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन करके निकलने हाँ, 1045 का ग्राफ है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है भाई? एक्सटेंशन, यस मैम, यानी एक्सटेंशन यानी लेंथ, एल अपॉन लोड यानी फोर्स, ये रहा। तो 1045 कितना हो गया? 1। यस मैम, तो लेंथ इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया? लेंथ इक्वल्स टू फोर्स के। फोर्स। तो बस अब देखो, लेंथ इक्वल्स टू फोर्स के बराबर आ गया, तो इसको क्या कर देना, ये बराबर हो जाएंगे, और तुम्हारे पास एरिया और लेंथ है ही। देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला था, यहाँ पे फोर्स और चेंज इन लेंथ बराबर आ गए, क्योंकि मैंने लोड किसका ग्राफ है? स्ट्रेन का, कितना, सॉरी एक्सटेंशन क्या है, कितना चेंज आया है, डेल एल का। तो एफ किसके बराबर आया है? डेल एल के। तो डेल एल से आप एफ काट सकते हो, लेंथ और एरिया तुम्हारे पास है ही, यस मैम, है या नहीं? लेंथ और एरिया तो है ही। ये रहा, लेंथ गिवन है 62, एरिया निकाल लोगे पाई आर स्क्वायर करके, डायमीटर का आधा कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व कर लेना। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी है, ये एक बार अपने आप कर लेना, फॉर्मूला बेस्ड है। एक बार ये वाला क्वेश्चन मुझे करके बताओ जरा, ये वाला। इसमें क्या कह रहा है देखो, ये मैं बताती हूँ क्या कह रहा है कि मान लो हमारे पास एक रॉड, एक जो ये स्ट्रिंग है, इसको एम मास से लटकाया, ठीक है, इस थ्रेड को। अब इस थ्रेड को क्या किया, ऐसे पुली से ऊपर से बांध दिया, ठीक है, पुली के ऊपर से, पुली के ऊपर से बांध दिया। तो इस धागे के दो एंड हो गए, एक ये एंड हो गया और एक ये एंड, मतलब पहले भी दो ही थे, ए बी। अब की बार इस धागे को पुली के ऊपर से लटका दिया, तो एक एंड पे फिर से मास लटका दिया और एक एंड पे यहाँ से फिर से मास लटका दिया। तो कह रहा है कि मान लो पहले केस में अगर इलोंगेशन आया है डेल L1, तो दूसरे केस में अगर इलोंगेशन आया है डेल L2, क्या ये बराबर होंगे या अलग अलग आएंगे? बताओ। क्या आना मैम चाहिए? दोनों का मास सेम है। क्या आना चाहिए? तो मैंने तुमसे क्या कहा है, देखो अगर ये मास एक थ्रेड से पहले सिर्फ एक मास एम को लटकाया है, ठीक है, नीचे कितना वेट लग रहा है? mg, यानी mg फोर्स से आप स्ट्रेस दे रहे हो, है ना? स्ट्रेस क्या है? mg फोर्स से आप पकड़ के खींच रहे हो, ठीक है। अच्छा, मैंने तुम्हें क्या बोला है, जब भी एक्सटर्नल फोर्स आए तो तुम्हें क्या सोच लेना है? दोनों तरफ लग रहा है, यस मैम, है ना? जब मैंने तुम्हें हॉरिजॉन्टली समझाया था तो मैंने क्या बोला था, अगर यहाँ से एफ एक्सटर्नल लग रहा है तो इंटरनल फोर्स इस तरीके से आएंगी, जिसकी वजह से जो एक्सटर्नल फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, दूसरी तरफ। तो यहाँ पर mg कहाँ लग रही होगी? इधर। यस मैम, यहाँ ही लग रही होगी ना mg, ऊपर की तरफ। यस तो मैम, इन्होंने क्या किया, इस एग्जाम्पल को यहाँ पर ऐसे बना के दे दिया कि भाई जब मैंने पुली से लटका दिया, तो आप बताओ भाई, पहले भी इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे mg लग रहा था
और बी पॉइंट पे mg है ही। यस अब मैम, इन्होंने क्या किया, अलग से बना के दे दिया, क्योंकि अगर जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे वो तो गड़बड़ करेगा। तो ऑप्शन अब ए यहाँ है पर भी वो mg है, तो एलोंगेशन क्या रहनी चाहिए, सेम। बराबर। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, एलोंगेशन बराबर रहेगी। और इसको देखो कैसे याद कर सकते हो, ऐसे मैंने क्या पढ़ाया है कि अभी जो स्ट्रेस लगेगी यंग्स मॉडुलस वाली, वो आया था FL अपॉन ए, ए FL अपॉन ए वाई, अगर डेल एल को इधर ले जाते हैं तो, ठीक है, यस डेल एल को चेंज कर दिया, इतना आया। अब ये था कब, जब अब तुम्हें ये अज्यूम करना है ना, मैंने क्या बोला है, ये अज्यूम करके चलो कि दोनों तरफ फोर्स लग रही है, तो दोनों तरफ फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगी, तो इन दोनों फोर्सेस की वजह से कितना टोटल इलोंगेशन आया है, ये FL अपॉन टोटल। देखो अगर दोनों ऑब्जेक्ट को यहां से भी पकड़ के खींच रहे हो और यहां से भी पकड़ के खींच रहे हो, तो इलोंगेशन कितना आया है बाय फॉर्मूला, FL अपॉन ए वाई। यस मैम, अब इसका मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ अगर एक फोर्स की बात करूं तो एक फोर्स कितना प्रोड्यूस कर रहा होगा इलोंगेशन, उसका आधा, यानी 1/2 FL AY। क्लियर है, उसका आधा प्रोड्यूस कर रहा होगा। इसीलिए मैंने क्या बोला है, अगर एक तरफ का देता है तो तुम्हें अज्यूम करना है कि दोनों तरफ लग रही है फोर्स, क्योंकि जो ये इलोंगेशन आई है ये दोनों तरफ का आया है। अगर सिर्फ एक तरफ का फोर्स होगा तो इलोंगेशन कितना आएगा, आधा आएगा, आधा। ये भी फिर आधा प्रोड्यूस कर रहा होगा FL AY का आधा। क्लियर है। अब जैसे यस देखो मैम, यहाँ पे देखो, इसका जवाब दो, F2 इधर लग रहा है, F1 इधर लग रहा है, ठीक है, दोनों अलग अलग फोर्सेस हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ F2 कितना इलोंगेशन प्रोड्यूस करेगा बताओ, सिर्फ F2 कितना इलोंगेशन प्रोड्यूस करेगा भाई, F2 कितना करेगा, L लेंथ है अपॉन AY, यस मैम, आधा, इसका आधा 1/2, यस मैम, ठीक है, क्योंकि एक तरफ लग रहा है F2, F1 भी एक तरफ लग रहा है, तो F1 कितना करेगा, F1L अपॉन AY, इसका आधा। अब ये दोनों आधे आधे हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो कितना प्रोड्यूस करेंगे, पहला F1 प्लस F2 L अपॉन 2AY, यस मैम, ठीक है, तो आधा आधा प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है। अच्छा, यस मैम, इसका जवाब दो, एक सेकेंड, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो जल्दी। एक ही फोर्स है, एक तरफ फोर्स है, कितना प्रोड्यूस करेगी, FL अपॉन 2AY, ऑप्शन वेरी बी। गुड, FL अपॉन 2AY, तो एक फोर्स आधा प्रोड्यूस करेगी इलोंगेशन। अच्छा, इसका जवाब दो। अब देखो मैंने तुम्हें क्या बोला है, हमेशा अपोजिट में फोर्स लगनी चाहिए, अभी बराबर फोर्स है और एक तरफ लग रही है, तो भाई ये तो स्ट्रेस प्रोड्यूस ही नहीं करेंगी, यस मैम, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगनी चाहिए, जैसे यहाँ पे अपोजिट में थी इसलिए ऐड हो गई, यस ठीक मैम, है। अगर ये एक ही डायरेक्शन में रहेंगी तो भाई स्ट्रेस आएगी कैसे, ये ब्लॉक, अगर इस पेन को यहाँ से आगे खींचोगे और यहाँ से भी खींचोगे तो ये तो आगे मूव कर जाएगा, स्ट्रेस तो आएगी ही नहीं। यस भाई मैम, यहाँ से खींच दिया और यहाँ से धक्का दे दिया तो आगे मूव कर जाएगा, पोजीशन चेंज हो जाएगी, स्ट्रेस यस तो मैम, आएगा ही नहीं। तो इस केस में स्ट्रेस कितना आया, 0। 0। ऐसे समझ लो या फिर उससे समझ लो, ये आधा और ये आधा डायरेक्शन सेम है, माइनस करोगे तो 0, तो ये डी की वैल्यू 0। तो यहाँ पर तुम्हारा ये कंप्लीट होता है, और थोड़े से PYQ कर लेना, बाकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए तो इनफ है। एक टॉपिक रह गया है पोटेंशियल एनर्जी, तो शॉर्ट नोट से उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। ओके मैम, हाँ तो कर लेना। चलो बाय एवरीवन, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लेना और अब PYQ सॉल्व कर लेना।